भारत के स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो औरंगजेब का हमारा जो सीरीज चल रही है उसी पर है। और आज जो वीडियो है वो काफ़ी हम समय पहले बना रहे थे, क्योंकि क्या है इसके पहले कुछ क्या है पर्सनल काम आने के कारण क्या है ये लंबी जो ये वीडियो बन रही है वो उसको क्या है काफ़ी समय हो गया है। तो आज हम बात करेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में, दक्कन नीति के बारे में, और यहीं पर हम बात कर लेंगे मुगलों के पतन के कारण की भी बात कर लेंगे। तो और यहीं पर क्या है हम औरंगजेब को समाप्त भी कर लेंगे, क्योंकि औरंगजेब बहुत समय चल रहा है। उसके बाद हम क्या है भारत में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अभी चूंकि क्या है मध्य भारत पढ़ रहे थे, और मध्य भारत के पढ़ते ही क्या है हम आखिरी पड़ाव पर हैं मध्य भारत के, क्योंकि मुगलों का जो शासनकाल है वो तो चलता है बहादुर शाह जफर तक। बहादुर शाह जफर तक चलता है 1856 तक। फिर क्या है फिर 1857 में विद्रोह होता है, फिर वो विद्रोह को दबा देते हैं। फिर क्या है बहादुर शाह जफर को क्या है रंगून भेजा जाता है अपनी मतलब अंतिम दिनों के लिए, तो वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जो वास्तविक मुगल काल है वो 1526 से लेके 1707 तक चलता है, बाबर से लेके औरंगजेब तक, क्योंकि उसके बाद जो शासक हुए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट शासक नहीं रहे हैं। तो चूंकि आज हम बात करेंगे इसकी औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में, किसकी औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में, और इसकी जो दक्षिण नीति थी वो किस प्रकार से क्या है दक्षिण की ओर जाता है, और किस प्रकार से उसके दक्षिण नीति के कारण क्या है एक प्रकार से वो एक पतन की ओर जाता है। क्योंकि उससे पहले क्या है उसने उत्तर भारत को पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन अपने महत्वाकांक्षा के कारण क्या है वो दक्षिण भारत भी जाता है और वहाँ विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या है, लेकिन वो शिवाजी से क्या है उसका संघर्ष होता है, लेकिन शिवाजी हारते नहीं है और मराठाओं से संघर्ष होता है, और मराठा ही वही क्या है एक प्रकार से एक स्वराज्य के रूप में क्या है उभर कर आता है मराठा स्टेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उसकी दक्षिण नीति या वो दक्षिण पर क्या है क्यों कब्जा करना चाहता था, तो अगर सबसे पहले हम बात करें दक्षिण नीति की, तो चूंकि क्या है औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। आप लोग को सबको पता है कि औरंगजेब क्या था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह दक्षिण भारत में क्या है सिया राज्यों को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि हम देखेंगे कि जो रियासत है आदिल शाह, जो बीजापुर है वहाँ आदिल शाह है, गोलकोंडा है, तो वहाँ जो सिया मुसलमान है उसकी जो वहाँ पर शासन है उसको क्या है औरंगजेब सहन नहीं कर पाता है, और उन्हें समाप्त करने के लिए दक्षिण भारत पर क्या है आक्रमण करता है। और क्या है एक प्रकार से दूसरा कारण देखें तो शिवाजी तथा संभाजी से औरंगजेब क्या है उसे काफिर कहते थे, क्योंकि क्या है वो गैर मुसलमान थे, और इन्हें क्या समाप्त करने के लिए वो दक्षिण नीति को अपनाता है कि भाई दक्षिण नीति पे हम जाएंगे। तो चूंकि क्या है औरंगजेब क्या है औरंगजेब दक्षिण का ही पहले क्या है सूबेदार था, तो उसको पूरी तरह मालूम है कि दक्षिण में कैसे क्या गतिविधि चलती रहती है, तो एक प्रकार से उसको दबाने में भी क्या है वो सहन रहा। और तीसरा कारण अगर हम देखें तो शहजादे अकबर को विद्रोह करने में दक्षिण से मदद मिल रही थी। जो शहजादे ने क्या है विद्रोह किया था उसको शहजादे को जो मदद है वो दक्षिण से ही मिल रही थी, है ना। औरंगजेब गोलकोंडा तथा बीजापुर की खराब आंतरिक दिशा का लाभ उठाना चाह रहा था, क्योंकि जो क्या है बीजापुर और क्या है गोलकोंडा में आंतरिक क्या है दशा खराब थी, तो इसका लाभ उठाकर क्या है वो पूरा साम्राज्य को अपने शासन में करना चाहता था। उसके बाद औरंगजेब एक साम्राज्यवादी सुल्तान था, वह दक्षिण भारत को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो ये सब कारण है उसकी दक्कन नीति की। उसने क्या है दक्षिण में क्यों अपने अभियान बढ़ाया और उसको दक्षिण भारत को जीतना चाहा। तो अगर हम बात करें औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में, तो औरंगजेब की क्या है ये शुरू से इच्छा थी कि वह समस्त भारत पर क्या है राज करे, और दक्षिण भारत पर क्या है काफी भाग पर उसके जो राज्य के बाहर था वह उसे मिलाकर क्या है पूरे देश को क्या है अपने अधीन करना चाहता था। उत्तर भारत के विद्रोह को दबाकर जब उसे क्या है फुर्सत मिलती है तो क्या है वो दक्षिण भारत की ओर ध्यान देता है। उसने शाही सेना को लेकर क्या है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है वो, है ना। इसे दक्षिण की 3 शक्तियां उसका क्या है जब वो भेजता है कहाँ पर दक्षिण में, तो इसी बीच क्या है दक्षिण भारत में 3 शक्तियों से उसका संघर्ष होता है। कितनी 3 शक्तियों से उसका संघर्ष होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बीजापुर पर क्या है अधिकार करता है ना।
25 वर्षों में क्या है औरंगजेब उत्तर भारत की क्या है राजनीति पर ध्यान देता है, और 25 वर्षों तक जो उसका शासनकाल रहता है वो कुल मिला के पूरा उत्तर भारत पर क्या है फोकस्ड होता है ना। लेकिन उसने क्या है फिर वो अपना विचार बदल देता है कहाँ कि अब हम दक्षिण भारत की ओर अभियान बढ़ाएंगे और दक्षिण भारत पर क्या है कब्जा करेंगे, और उसी को क्या है विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या है विभिन्न सरदारों को क्या है वो दक्षिण भारत की ओर भेजता है, क्या के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। तो 1665 और 1666 की बात करते हैं। मुगल सेना ने क्या है सर्वप्रथम बीजापुर राज्य पर क्या है शासन करने के उद्देश्य से, अधिकार करने के उद्देश्य से राजपूत राजा जय सिंह के नेतृत्व में क्या है प्रयास किया, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये पहला एक संघर्ष था जो राजपूत राजा जय सिंह के नेतृत्व में क्या है बीजापुर पर एक प्रकार से कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए क्या है ये कोशिश की गई थी, लेकिन क्या है ये असफल रहा। अब हम बात करते हैं 1682 की। तो 1682 में क्या हुआ, शहजादा शाह आलम को विशाल सेना के साथ कहां पर भेजा गया, बीजापुर में भेजा गया। परंतु क्या है बीजापुर के सुल्तान क्या है सिकंदर अली शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए वह स्वयं चला गया। क्या है मुगल ने बीजापुर का घेरा डाल दिया। यद्यपि मराठों के बीजापुर की सहायता की ओर से की सेना मुगल के विरुद्ध बहुत वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु सफलता नहीं मिली। अतः क्या है 1686 में बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया और औरंगजेब ने बीजापुर के शासक को गद्दी से हटाकर पेंशन देना स्वीकार किया, और इसी बीच क्या है बीजापुर राज मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। तो पहले तो विशाल सेना के साथ क्या है किसको भेजा, अपने बीजापुर को क्या है अधिकार करने के लिए विशाल सेना भेजी, लेकिन अंततः खुद चला गया। और जो बीजापुर के राजा थे सिकंदर अली शाह उसको हराकर और उसको पेंशन देकर पूरा का पूरा बीजापुर क्या है अपने अधीन कर लिया। अब बात करते हैं गोलकुंडा पर अधिकार किस प्रकार किया। तो गोलकुंडा की बात करें, कौन है शासन, अब्दुल हसन। यहाँ पर गोलकुंडा में शासन किसका है, अब्दुल हसन का, जो कि क्या है औरंगजेब का विरोधी था। अब्दुल हसन औरंगजेब का विरोधी था, तो औरंगजेब भी क्या है उससे घृणा करता था, घृणा मतलब नफरत करता था। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या है, यहाँ पर अब्दुल हसन भी क्या है औरंगजेब से नफरत कर रहे हैं, और औरंगजेब भी क्या है अब्दुल हसन से नफरत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से नफरत और घृणा कर रहे हैं। तो क्या है 1685 में गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए क्या है शहजादा शाह आलम को भेज दिया। फिर क्या आता है, अबुल हसन ने भयभीत होकर गोलकुंडे के किले में शरण ली। गोलकुंडा के शरण में क्या है, गोलकुंडा जब क्या है शहजादा शाह आलम आया गोलकुंडा पर क्या है आक्रमण करने के लिए, तो क्या है यहाँ पर जो अब्दुल हसन है वो क्या है किले में भाग गए। शाह आलम और अब्दुल हसन के मध्य एक संधि हुई, यहाँ पर एक संधि भी हुई, किंतु औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया और 1687 में गोलकुंडा के किले पर क्या है घेरा डाल दिया। और 1687 में क्या है औरंगजेब चालाकी से गोलकुंडे के किले को जीतने में सफल हो गया, और इस प्रकार से क्या है गोलकुंडे को भी क्या है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये दोनों क्या है रियासत है, जैसे कि गोलकुंडा हो गया और बीजापुर हो गया, दोनों को क्या है आसानी से वो क्या है कब्जे में कर लेता है। दिक्कत उसको जाती है कहाँ पर, शिवाजी से। जब वो उसका शिवाजी से सामना होता है तो शिवाजी क्या है, शिवाजी उसको पहाड़ी चूहा कहते थे। नहीं, औरंगजेब जो है उस शिवाजी को क्या है पहाड़ी चूहा कहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका नाम महाराजा लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ बोल रहे हो शिवाजी, ठीक है, आप कहीं महाराष्ट्र साइड में जाओ तो वहाँ विरोध होने लगता है कि भाई आप ऐसे नाम नहीं ले सकते किसका, शिवाजी का। आप उनके आगे महाराणा लगाओ, क्या महाराजा लगाओ, महाराजा छत्रपति शिवाजी। तो उन्होंने किया है पुणे और महाराष्ट्र जितना भी महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसके लिए बहुत ही क्या है एक प्रकार से सराहनीय काम किया है, तो इसलिए क्या है उपाधि देना जरूरी है। तो इसलिए क्या है महाराज का दर्जा दिया जाता है किसको, शिवाजी। तो यहाँ पर होता है अब किससे संघर्ष, अब होता है शिवाजी का संघर्ष होता है किससे, औरंगजेब से, या अपन कहें कि औरंगजेब का संघर्ष होता है शिवाजी से। तो क्या है औरंगजेब के समय क्या है दक्षिण भारत में मराठों की शक्ति का उदय भी होता। ये हुआ था जब मराठों का जो राइज हुआ है, जो मराठा उदय हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं, औरंगजेब के कारण ही हुए हैं।
मराठा राज के संस्थापक कौन है, सबको पता है, शिवाजी है। औरंगजेब के सामने क्या है, मराठों की शक्ति को कुचलने को कठिन समस्या थी। उसने इस कार्य के लिए क्या है, शाइस्ता खां तथा बाद में राजपूत राजा जय सिंह को भेजा। तो यहाँ पर क्या है, औरंगजेब ने पहले तो शाइस्ता खां को भेजा और फिर बाद में क्या है, राजपूत राजा जय सिंह को भेजा। किसके लिए, मराठों से संघर्ष के लिए। 1666 में क्या होता है, शिवाजी औरंगजेब से भेंट करने आए, लेकिन क्या है आपको पता है वो घटना क्या हुई थी, उन्हें 5000 मनसबदारों में खड़ा कर दिया। तो इसी प्रकार से उनकी किसी प्रकार का स्वागत नहीं हुआ और एक प्रकार से बुरा लगा शिवाजी को और वहां से वो चले गए और थोड़ा सा विवाद भी हुआ। आपने शायद कोई एपिसोड देखा होगा, कौन सा, भारत एक खोज, उसमें बताया गया है, जो ये पहले दूरदर्शन पर ये क्या है नाटक चलता था, ये आप देख सकते हैं। तो एक संधि के माध्यम से क्या है, शिवाजी को क्या है यहाँ पर आगरे में लेके आया गया था औरंगजेब के समक्ष, लेकिन वहां दोनों पर क्या है बहस हो जाती है और उसके बाद क्या है, जो औरंगजेब है वो शिवाजी को क्या है बंदी बनाकर क्या है किले में बंद करवा देता है। लेकिन क्या है, शिवाजी वहां से फलों की टोकरी से निकलकर चले जाते हैं। तो ये वहां पर वाकया हुआ था। हाँ, यहाँ से वो भाग के निकल गए थे। अब 1680 में क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या है, उनका जो पुत्र है संभाजी मराठा साम्राज्य का शासक बनता है। मराठा शक्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से क्या है, औरंगजेब ने क्या है संभाजी के राज्य पर आक्रमण कर लेता है वो। उसके बाद क्या है, कड़े संघर्ष के पश्चात 1689 में संभाजी पराजित हो जाते हैं और उसका वध कर दिया जाता है। तो यहाँ पर औरंगजेब ने क्या है, संभाजी को पराजित कर देते हैं और उसका वध कर देते हैं, एक प्रकार से उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या है, संभाजी के पुत्र कौन है, साहू के पकड़े जाने के पश्चात मराठाओं ने राजा राम का तिलक किया, है ना। जो संभाजी के पुत्र कौन है, साहू के पकड़े जाने पर क्या है, फिर राजा राम का तिलक किया। मराठे अब रणनीति में कुशल हो गए थे। मराठाओं ने क्या है, मुगलों की सेना को स्थान स्थान पर पराजित किया। उन्होंने शाही कर्मचारी को हटाकर अपने सूबेदार नियुक्त किए। मराठा सेनापति तानाजी का ऐसा आतंक था, किसका, मराठा सेनापति तानाजी का ऐसा आतंक था कि कोई भी अमीर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब इसके अंदर का क्या है, एक प्रकार से आतंक था। तानाजी का भय चारों ओर फैल गया था, परंतु तानाजी घरेलू युद्ध में मारे गए थे। औरंगजेब ने अपनी संपूर्ण शक्ति मराठा के दुर्गों को अपने अधिकार में करने में लगा दी। इसी बीच राजा राम की मृत्यु हो गई। मराठाओं ने राजा राम की जो विधवा है पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में क्या है, संघर्ष अपना जारी रखा। यह युद्ध औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा और इस प्रकार औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ। इस पर उसका अधिकार ही नहीं हो पाया, मतलब संपूर्ण दक्षिण में, और सारा क्या है इसी टेंशन में लग गया। उत्तर भारत के राज्य भी वहां पर खो दिया क्योंकि वहां पर केंद्रीय शक्ति का अभाव था। मराठा स्वतंत्र संग्राम ने इसकी दक्षिण नीति की सफल को नष्ट कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठाओं ने क्या है, महाराष्ट्र में क्या है अपना राज्य स्थापित करने के लिए सफलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से तो परिणाम यही रहा कि क्या है, मराठाओं से लड़ा, संघर्ष हुआ। क्या है, शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी को औरंगजेब ने पराजित किया। उसका पुत्र साहू वो पकड़ा गया, लेकिन राजा राम को तिलक करके नया राजा बनाया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या है, उनकी जो पत्नी ताराबाई, उसने संघर्ष प्रारंभ किया। इस प्रकार से औरंगजेब को दक्षिण भारत में संपूर्ण राज्य में क्या है कब्जा करने का अधिकार ही ना हो पाया और उसकी नीति विफल रही। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है उसके परिणाम क्या हुए, है ना। उसके जो परिणाम है वो क्या क्या हुए। तो जब वो औरंगजेब क्या है दक्षिण भारत पर कब्जा करने के लिए गया, तो जब संपूर्ण ध्यान अगर आप दक्षिण भारत में रहोगे तो आपने कोई ऐसा अपना उत्तराधिकारी तो छोड़ा नहीं था। तो यहाँ क्या है, उत्तर भारत में क्या है अशांति फैल गई। अपने 25 वर्षों का जो विजय का मतलब कार्यक्रम था उत्तर भारत में, वो उसके क्या है नेगेटिव चला गया। उत्तर भारत में क्या है अव्यवस्था फैल गई, अशांति फैल गई, और क्या है उत्तर भारत में अनेकों स्थानों पर क्या है विद्रोह हो गया, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय शासन का अभाव था। और इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे परिणाम की क्या हुआ, तो मराठों की शक्ति का विकास हो गया।
बीजापुर और गोलकोंडा की विजय के पश्चात मराठों को क्या है अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। औरंगजेब ने यदि इन दोनों राज्यों को मुगल साम्राज्य में ना मिलाया होता तो दोनों सल्तनत मराठों के पतन में उसकी सहायता सिद्ध हो सकती थी। भाई मराठों से संघर्ष कर मराठों से संधि कर लेते और गोलकोंडा और बीजापुर को क्या है हरा देते, लेकिन ये नहीं हुआ। तो अगर परिणाम स्वरूप ये हुआ कि क्या है मराठों की शक्ति का एक प्रकार से विकास हुआ, सैन्य शक्ति को उगात हुआ। लगातार युद्ध के कारण क्या है औरंगजेब के सैनिक जो है मारे गए और उसकी सैनिक शक्ति को गहरा आघात हुआ। उसके बाद मारवाड़ की स्वतंत्रता, तो दक्षिण भारत में व्यस्त होने के कारण औरंगजेब की जो मारवाड़ की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला और अंततः क्या है मारवाड़ स्वतंत्र हो गया। उसके बाद राज्य को खाली हो जाना, रक्त हो जाना, तो लगातार युद्ध के कारण क्या है औरंगजेब को बहुत अधिक व्यय करना पड़ा और फलस्वरूप क्या है राज्य कोर्स रिक्त हो गया। सैनिक को क्या है 3-3 वर्ष तक वेतन नहीं मिला और उसमें क्या है असंतोष फैल गया। इसके बाद देखें कृषि उद्योग नष्ट होना, तो औरंगजेब के कारण क्या है युद्धों में अपना सारा ध्यान लगा दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके काल में क्या है सांस्कृतिक उन्नति हुई नहीं और क्या है मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। अगर हम मुगलों की अगर क्या है औरंगजेब की अगर हम पतन की बात करें या और यहाँ से मुगलों के पतन की बात करें तो वहाँ सबसे जो प्रमुख नीति है वो दक्षिण नीति है। और यहाँ एक इतिहासकार है बी स्मिथ, तो बी स्मिथ क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत उसकी प्रतिष्ठा और उसके शरीर की समृद्धि सिद्ध हुआ। उसके बाद जगुनाथ क्या कहते हैं सरकार कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का विनाश कर दिया उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। उसके बाद जगन्नाथ सरकार का कहना भी सही है कि ऐसा प्रतीत होता था कि औरंगजेब को दक्षिण में भारी लाभ हुआ, परंतु वास्तव में उसे यहाँ हानि उठानी पड़ी और उसके जीवन के सबसे अधिक दुखपूर्ण और निराशाजनक अध्याय का आरंभ था। उसके बाद औरंगजेब की असफलता के कारण औरंगजेब भैया किस प्रकार से असफल रहा उस दक्षिण नीति में, तो औरंगजेब की असफलता के कारण क्या हो सकते हैं। एक तो क्या है मराठाओं की राष्ट्रीय भावना, मराठा जब इकट्ठा हुए, क्योंकि औरंगजेब क्या है इससे पहले बहुत अन्याय कर चुका था, किसानों पे कर की मात्रा बढ़ा दी थी, धार्मिक जो एक हिंदुओं की भावना है उसको ठेस पहुंच रहा था। इस प्रकार से क्या है मराठाओं को उदय होने का और एक होने का वे क्या है एक ठोस कारण दे दिया था। तो मुगल सेना की क्या है नैतिक पतन का और मुगल सेनापति की लापरवाही व अयोग्यता के कारण क्या है औरंगजेब को अपने सैन्य अभियानों को सफलता नहीं मिली। मुगलों के सैनिकों में क्या है नैतिकता थी नहीं। और हम वही बात करें मराठाओं की राष्ट्रीय भावना, वो क्या है एकजुट होकर लड़े। औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करें तो औरंगजेब की एक असफलता का एक कारण उसकी हिंदू विरोधी धार्मिक नीति थी। उसी की क्या है धार्मिक नीति के कारण क्या है हिंदू उससे नाराज थे। आपने देखा था राजपूत। उसके बाद औरंगजेब की राजपूत की प्रतिनीति, औरंगजेब की राजपूत की प्रतिनीति के कारण उसका मारवाड़ और मेवाड़ से संघर्ष हुआ, जिसके कारण औरंगजेब को राजपूत शासकों का सहयोग नहीं मिला। सबसे बड़ा कारण तो ये है ना केंद्रीय भूति शासन। औरंगजेब बड़ा ही संदेहशील व्यक्ति था, वह किसी का विश्वास नहीं करता था, अतः शासन केंद्रीभूत हो गया, उसकी क्या है असफलता कारण बन गया। उसके बाद बात करें प्रांतीय शासकों के निरंकुशता की बात करें तो दीर्घ काल तक क्या है दक्षिण भारत के युद्धों में व्यस्त रहने के कारण क्या है क्या है दक्षिण भारत में तो बहुत युद्ध लड़ रहा है और यहीं पर क्या है पूरा का पूरा व्यस्त है। तो क्या है प्रांतीय शासक व सूबेदार निरंकुश हो गए। उन्होंने क्या है जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या है जनता में विद्रोह के स्वर पनपने लगे। तो इस प्रकार से उसके असफलता के कारण थे दक्षिण में, और जो असफलता के कारण दक्षिण में है वही क्या है उसके पतन के कारण है। तो पतन के कारण में धार्मिक नीति है, वित्तीय नीति है, सैन्य शक्ति है। तो ये सब जो कारण हमने बताए हैं वही कारण क्या है उसके पतन के कारण भी है कि भैया औरंगजेब के पतन के कारण भी यही है। जो दक्षिण नीति में अपनाए थे उसने, वही उसके जो कारण है वही उसके असफलता के कारण भी है। फिर भी एक दो कारण पे अगर हम बात करें, एक तो औरंगजेब का स्वभाव कट्टर मुसलमान,
उसके बाद धार्मिक अंधविश्वास था, राजपूतों से दुर्व्यवहार था, मराठाओं से दुर्व्यवहार था, औरंगजेब की दक्षिण विनाशकारी नीति थी, अति केंद्रीकरण की नीति थी, है ना। उसके बाद भ्रातृभाव का अभाव था और उत्तराधिकारी के निश्चित समय का अभाव था। तो ये सारे जो उसके पतन के कारण है वो विद्यमान रहे। मुगल साम्राज्य के पतन की अगर बात करूं तो मुगल साम्राज्य के क्या है पतन के अगर कारणों के ये सब के कारणों के अलावा की बात करें तो क्या है दुर्लभ एवं असहयोग अयोग उत्तरकालीन के हैं मुगल शासक, विदेशी आक्रमण, राज दरबार में गुटबंदियां, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्ति को उदय, सैनिक की दुर्बलता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये क्या है प्रमुख कारण थे ब्रिटिश क्या है कि इसके मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण के और औरंगजेब के पतन होने के कारण के। और इसी के साथ ही क्या है हमारा जो मध्यकालीन भारत है, जो मिडिवल इंडिया है, जो मिडिवल हिस्ट्री है, वो यहीं के अलावा यहीं क्या है समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बढ़ेंगे किसके जो भारत में कंपनियां आगमन करती हैं उस पे आगमन करेंगे, किस प्रकार से कंपनियां आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हो सकता है उसकी एक पूरा ही इकट्ठा वीडियो मिल जाए और उसको पार्टों में डाल के एक मैराथन की क्लास हो जाएगी जो 3-4 घंटे की रहेगी। उसमें क्या है संपूर्ण आधुनिक भारत आप पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए भारत का स्वर्णिम इतिहास। अगर कोई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो उसको शेयर करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बोलने का काम है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि क्या है मतलब किस प्रकार से क्या है इतिहास रहा हमारे देश का। और यहाँ पर आपको अगर कुछ PDF और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो, बट यहाँ पर क्या है आप मेरे द्वारा क्या है सुनने का काम है, तो आप सुनिए। तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।